सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन। बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 122 तक करवा दिए थे। स्टार्ट करना है 123 से। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? ताकि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए औसतन कैलोरी ऊर्जा कितना निर्धारित किया गया है। तो ये आपका 2100, ठीक है, 2100 कैलोरी ऊर्जा। इसका विस्तार देख सकते हैं। योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है द्वारा औसतन न्यूनतम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के मानक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2400 और 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना? 2400, शहरी क्षेत्रों के लिए कितना? 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। इतना ऊर्जा मिलना चाहिए और इससे कम रहेगा तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। जो व्यक्ति, महिला और पुरुष इतनी कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे निर्धन कहलाते हैं। इस पद्धति को योजना आयोग द्वारा 1969 में स्वीकार किया गया था। भारत में गरीबी निर्धारित करने वाली समितियां हैं लकड़ावाला समिति, गरीबी निर्धारित करने वाली समितियां, सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी निर्धारित करने वाली समितियां थी, डॉक्टर सी रंगराजन समिति, ये तीनों गरीबी निर्धारित करने वाली समिति थी। 2400 याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। एक लोकपाल, 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं। जबकि गैर न्यायिक सदस्यों में एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन तथा महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम हैं। ठीक है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2013 में पारित किया गया था और वर्ष 2016 में संशोधित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? भिलाई ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो कौन इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? एक बार इसके विस्तार में चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। भिलाई की स्थापना सोवियत संघ सहयोग किया था 1955 में। यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भिलाई कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई की स्थापना में सहयोग कौन किया था? सोवियत संघ। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1955 में की गई थी और ये कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1955 में। भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1955 में। उड़ीसा में है राउरकेला, उड़ीसा में 1955 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में की गई थी, झारखंड में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए भिलाई जो है सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है, भिलाई सोवियत संघ के, और ये जो दुर्गापुर है ये है ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में,
राउरकेला उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से, ये सही है आपका। तो ये आपका सही है, राउरकेला जर्मनी में। बोकारो जो है ये भी सोवियत संघ के सहयोग से, बोकारो ये फ्रांस दिया, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? तारापुर समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु, गैर निष्पादित संपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन के लिए। तो ये विदेशी विनिमय में पूंजी खाता के परिवर्तन के लिए तारापुर समिति। विस्तार देख लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। समिति का नाम है तारापुर समिति, दामोदरन समिति, डी सुब्बरा राव समिति, पी.आर. खन्ना समिति, गोई पोरिया समिति, दीपक पारेखिक समिति। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। तो तारापुर समिति किससे संबंधित है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन के लिए, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, निम्नलिखित युगों में से सम्मिलित है, कौन सा सुमेलित है? स्टॉक एक्सचेंज है और अवस्थित कहाँ है? नासडाक जर्मनी में, सीमेक्स निक्की फ्रैंकफर्ट, और इसकी अवस्थिति कहाँ? ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का नाम है और अवस्थिति पकड़ना है, ठीक है। नैस्डैक डी जोन्स अमेरिका में अवस्थित है, सीमेक्स सिंगापुर में अवस्थित है, निक्की जापान में अवस्थित है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अवस्थित है। याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पे सारा गलत दिया है, अवस्थिति सारा गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई। 128 देखिए, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर, आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर। तो मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर अवस्थित है। विस्तार देख लीजिए। भारत में नोटों को छापने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को दी गई है। आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर की जाती है। यह प्रणाली 1956 में अपनाई गई थी। इस प्रणाली में आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपये संपत्ति रखनी होती है। 200 करोड़ रुपये मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखनी होती है। इस 200 करोड़ रुपये में 115 करोड़ रुपये सोना और गोल्ड बुलियन, शेष 85 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा होना आवश्यक होता है। 200 करोड़ रुपये की जो संपत्ति रखती है उसमें 115 करोड़ रुपये सोना या फिर गोल्ड बुलियन होना चाहिए। 85 करोड़ रुपये जो शेष है उसमें विदेशी मुद्रा का होना आवश्यक होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ठीक है। 129 देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन से मदे शामिल हैं? भुगतान संतुलन, दृश्य मदे, अदृश्य मदे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार। बताइए, आंसर बताइए। तो इसमें आपका सारा आंसर होगा दृश्य मदे, अदृश्य मदे चालू खाते में आएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार। ये सारा भुगतान संतुलन के खाते में ये सारे मदे हैं। विस्तार से देख लीजिए इसका। किसी देश द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात, साथ ही ब्याज व परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन में 2 खाते होते हैं, पहला चालू खाता और दूसरा पूंजीगत खाता। चालू खाता और पूंजीगत खाता। भुगतान संतुलन में 2 प्रकार के खाते, चालू खाता और पूंजीगत खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे शामिल होती है। ऑप्शन में दृश्य और अदृश्य दे रहा था, ये चालू खाते में आ जाएगा। अर्थात चालू खाते में दृश्य अदृश्य मदों में आयात एवं निर्यात शामिल किया जाता है। आयात निर्यात किस में शामिल किया जाता है? चालू खाता में।
जबकि पूंजीगत खाता में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, ऋण, बैंकिंग, पूंजी, NRI के जमा आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा शामिल है। आंसर ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 130, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 से लिया गया है ये। तो उद्योग का था 29.6%। 29.6% उद्योग का योगदान था। चलिए 131 देख लीजिए। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में उनके द्वारा प्रतिपादित कल्याणकारी अर्थशास्त्र एवं सामाजिक वर्ण का सिद्धांत तथा समाज में सबसे गरीब लोगों के लिए उनके प्रयास हेतु प्रदान किया गया था। ठीक है, गतिहीन विकास से तात्पर्य है, गतिहीन विकास से क्या समझते हैं? तो गतिहीन विकास मतलब जिसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती है, गतिहीन विकास का मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन सा है? मानव विकास, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, लिंगानुपात, बताइए। तो इसका मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम माने जाते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर होना चाहिए ई। चलिए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के स्तर को मापने का एक वैश्विक पैमाना है। इसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। इस सूचकांक में 3 आयाम हैं, प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। ये तीनों शामिल है, 3 आयाम, प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा को शामिल किया गया है। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है, 0 से 1 के मध्य दिखाई जाता है उच्च स्तर को, जबकि 0 निम्न स्तर को दर्शाता है। 1 जो है उच्च स्तर को दिखाता है और 0 निम्न स्तर को दिखाता है। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक। नवीनतम मानव विकास सूचकांक 2018 में लाया गया था। भारत का स्थान उस समय 130वां था, जबकि नॉर्वे शीर्ष स्थान पर, नाइजीरिया सबसे निचले पायदान पर थे। नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर थे, नाइजीरिया सबसे निचले स्थान पर थे और भारत का स्थान 130वां था। 2018 में आया था सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। UNDP जारी करता है, 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है। 1 होता है उच्च स्तर और 0 होता है निम्न स्तर। और इसमें 3 आयाम शामिल है। वह 3 आयाम कौन कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। ठीक है, तो इसमें ये तीनों हो जाएगा शामिल, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ई। 134 देख लीजिए। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था नरकसे ने। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? नरकसे ने। समझिए विस्तार से। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा सर्वप्रथम अर्थशास्त्री रेगनर नरकसे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गरीबी का दुष्चक्र, इन्होंने संतुलित विकास की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया था। संतुलित विकास की अवधारणा का प्रतिपादन रेगनर नरकसे ने किया था, गरीबी का दुष्चक्र भी किया था और संतुलित विकास की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया था। गरीबी के दुष्चक्र से आशय गरीब का एक चक्र में फंस जाने से, जैसे में समझिए, यानी गरीबी गरीब को जन्म देती है। वो गरीब होगा, वो गरीब को जन्म देगा।
यानी गरीबी अंततः गरीबी को ही जन्म देती है। ये गरीबी का दुष्चक्र बताया गया था नरकस्य ने। यहाँ पर देखिए निम्न पूंजी है यानी कम पूंजी है, कम पूंजी रहेगा तो उत्पादकता भी कम जाएगी। उत्पादकता जब कम जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय भी कम जाएगा, जब आय कम जाएगा तो बचत कम जाएगा, बचत कम जाएगा तो पूंजी कम जाएगा, पूंजी कम जाएगा तो उत्पादकता कम जाएगा, उत्पादकता कम जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय कम जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम जाएगी तो बचत कम जाएगा। ये दुष्चक्र चलता रहेगा। ठीक है, समझिए आगे। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री, दार्शनिक और लेखक हैं। इन्हें पूंजीवाद का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इनकी प्रसिद्ध रचना है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। ये एक अर्थशास्त्री है, दार्शनिक है, पूंजीवाद का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। और एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किनकी रचना है? एडम स्मिथ की। अर्थशास्त्री हैं, स्कॉटिश अर्थशास्त्री है, दार्शनिक है, लेखक भी हैं, पूंजीवाद का जनक माना जाता है। और ये इनकी दो रचना बताई गई यहाँ पर। आगे समझिए। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक है, अर्थशास्त्री है, समाजशास्त्री, इतिहासकार भी हैं, पत्रकार, राजनीतिकार, सिद्धांतकार रहे हैं, सामाजिक क्रांतिकारी थे। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। इनकी रचना डास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर सार्वजनिक नियंत्रण होता है। समाजवाद में क्या होता है? उत्पादन पर सार्वजनिक नियंत्रण होता है। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक है। अमर्त्य सेन कौन है? भारत के अर्थशास्त्री है। महबूब उल हक कहाँ का है? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। चलिए देखिए, तो अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकालों का सिद्धांत, विकासशील देशों के नागरिकों के हितों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। साथ ही भारत सरकार द्वारा 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन सारे के बारे में बताया गया था। तो गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था? नरकस्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 135। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये तो है ही उद्देश्य है ना वित्तीय समावेशन का। बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, ये उद्देश्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये तो उद्देश्य है वित्तीय समावेशन का। वित्तीय समावेशन यानी कि जो वित्तीय सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो निचले वर्ग तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। चलिए डी देखिए, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये भी तो वित्तीय समावेशन नहीं है। तो कौन नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? बी। 136 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत निर्माण योजना, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल, ये सब निर्माण योजना में शामिल है। ग्रामीण स्वच्छता जो है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया, ग्रामीण स्वच्छता। देखिए इसका विस्तार। भारत निर्माण योजना की शुरुआत वर्ष 2005-06 में किया गया था। कब किया गया था निर्माण योजना की शुरुआत? 2005-06 में। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और इसके 6 घटक हैं: सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, आवास, जलापूर्ति, विद्युत। ये सब निर्माण योजना में आएंगे। 2005-06 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे से मजबूत करना इसका उद्देश्य था। इसमें स्वच्छता शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। स्वच्छता शामिल नहीं है। सड़क, आवास, पेयजल, विद्युत शामिल है। भारत निर्माण योजना 5-6 में शुरू किया गया था। 137 देखिए,
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? नाबार्ड करता है? नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। याद रखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कथन पर विचार कीजिए। 138 देख लीजिए। कथन ए और आर दो दिया है। ये देखिए, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। हाँ, कर रही है, ये तो सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई, मतलब विनिवेश इसलिए कर रही है कि सृजन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। सी हो गया आंसर। ठीक है। 139 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करता है। सभी प्रकार के नहीं, 1 रुपया का नोट और सभी सिक्का जारी नहीं करता है। 1 रुपया का नोट जारी नहीं करता है, और इसके अलावा सारा जो नोट है, करेंसी है, उसको जारी करता है। तो ये आपका सी होगा। यह बैंकों का बैंक है, ये तो सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन ये सभी प्रकार के करेंसी नोट तो जारी नहीं करता है। 1 रुपया और सिक्का को छोड़ करके सारा करेंसी जारी करता है, नोट। देख लीजिए इसका। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह सभी बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। रिजर्व आरबीआई बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। इसका प्रमुख कार्य क्या क्या देख लीजिए। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार का बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक आरबीआई। 1 रुपया का नोट छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। 1 रुपया का नोट जारी नहीं करता है आरबीआई। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारा मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। विनिमय दर को स्थिर करना आरबीआई का काम है। साख का नियंत्रण करना आरबीआई का काम है। आगे देखिए, बताया गया है 1 रुपया का करेंसी नोट एवं सिक्के का भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का जो करेंसी नोट है, नोट 1 रुपये का, और सिक्का है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये का जो सिक्का है, इसको कौन जारी करता है? भारत सरकार। कौन सरकार? भारत सरकार। क्या जारी करता है? 1 रुपये का करेंसी नोट और सिक्का। इसके अलावा सभी जितने सारे नोट से कौन जारी करता है? आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू समृद्धि दर संबंध है, किससे संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर बताइए। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय से नहीं, खाद्यान्न से नहीं, जनसंख्या से नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। विस्तार देख लीजिए। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, हिंदू समृद्धि दर से आशय राष्ट्रीय आय में औसतन कम वृद्धि से है। राष्ट्रीय आय में कम वृद्धि से है हिंदू समृद्धि दर का संबंध। हिंदू जाति की अर्थव्यवस्था में हिंदुओं की परंपरावादी दृष्टिकोण, रूढ़िवादिता के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि कम रहने से इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्ण, याद रखिए, प्रोफेसर राजकृष्ण का नाम याद रखिए, द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। हिंदू समृद्धि, ये पर्व त्यौहार पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, इकोनॉमी की तरफ कुछ विशेष ज्ञान नहीं, उत्पादन पे बल नहीं। तो ये हिंदू समृद्धि दर राष्ट्रीय आय में औसतन कम वृद्धि से है। प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा 1981 में दिया गया था। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन कार्यक्रम के दौरान ये बात अवधारणा दी गई थी। ठीक है, हिंदू समृद्धि दर। संकल्प योजना का संबंध किससे? 141 देखिए, संकल्प योजना का संबंध HIV एड्स को समाप्त करने से। संकल्प योजना मतलब HIV एड्स को समाप्त करने से। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी। नेफेड की स्थापना 1958 में की गई थी। सहकारी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को हुई थी। नेफेड की स्थापना, यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के तहत पंजीकृत है।
किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तथा कृषि उपजों की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेफेड स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को 1958 को 1958 को 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना की गई थी। 1958 को 143 देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2006 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। ठीक है। 144 देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती है? खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं तो आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय के लिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। 145 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना है? 18-19 का सर्वेक्षण लाया है। अब प्रासंगिक नहीं है उतना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देख लीजिए 3.4%। चलिए आगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपये का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कै रुपया लगाएगा? 12 रुपया वार्षिक लगाएगा, मिनिमम प्रीमियम है, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत लाभार्थी को 12 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख का, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख का जोखिम कवर प्रदान किया गया है। ठीक है। जूनेट्स वक्र संबंधित है। जूनेट्स वक्र किससे संबंधित है? जूनेट कर्व प्रति व्यक्ति आय और आय का असमानता से संबंधित है। इसके लिए आंसर क्या होगा? ए। प्रति व्यक्ति आय और आय में असमानता को संदर्भित करता है जूनेट्स वक्र। ये रहा आपका जूनेट्स वक्र, इनइक्वलिटी असमानता को दिखा रहा है और इनकम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय को दिखा रहा है। ये इस प्रकार से जूनेट्स कर्व। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। जूनेट्स वक्र एक काल्पनिक वक्र है जो आर्थिक असमानता एवं प्रति व्यक्ति आय को रेखांकित करता है। साइमन जूनेट्स, याद रखिए, साइमन जूनेट्स ने इस परिकल्पना को विकसित किया था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, बाजार तक पहले बढ़ती है, फिर समाज की समग्र आर्थिक असमानता को कम करती है, जिससे जूनेट्स वक्र को उल्टे यू आकार में दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, जूनेट्स वक्र किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय और आय में असमानता से। इस प्रकार से इधर इनइक्वलिटी हो गया और इधर पर प्रति व्यक्ति इनकम हो गया। तो जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे इनकम है, फिर इनकम बढ़ा, तो एक स्तर तक इनकम बढ़ेगा और फिर उसके बाद ये डाउनफॉल होने लगता है। जब इनकम कम होने लगती है तो फिर असमानता बढ़ जाती है, ये डाउनफॉल होने लगता है। चलिए इसको आप विस्तार से समझते रहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो एमसीक्यू केवल करवाया जा रहा है। 148 देख लीजिए। एक कम आय और गैर विलासितापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है, क्या कहलाती है? ये गिफिन वस्तु कहलाती है, गिफिन वस्तु। ठीक है। गिफिन वस्तु क्या होता है? ये गैर विलासितापूर्ण उत्पाद होता है जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। कीमत बढ़ेगा तो उसकी मांग बढ़ जाती है, निम्न कीमत पर घटने लगती है, तो गिफिन गुड्स कहलाती है। 149 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित नहीं है? लकड़वाला तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये जीवी रामकृष्णा समिति गरीबी रेखा से आकलन से संबंधित नहीं है। आगे देख लीजिए। केंद्रीय बजट 21-22 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। 21-22 में वृद्धि की गई थी 10%।
तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन ख़त्म होता है, समाप्त होता है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ा इसका व्याख्या देखते चले गए, ठीक है। ये इकोनॉमी का सेट था, कुछ करंट थे और थोड़ा पुराना भी सेट था जो कि अभी वर्तमान में उतना प्रासंगिक नहीं है, जो करंट्स के क्वेश्चन है। जैसे में जो बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया था, अब हमें रिसेंट का जो अभी का बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है उसको ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये 4 सेट आपका दृष्टि IAS टेस्ट सीरीज़ का लास्ट होता है और 5वां सेट अगले वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं ये सारा टेस्ट उपलब्ध करवाता हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप टेस्ट को लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद आप डायरेक्ट इस वीडियो को पकड़िए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।